नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनिमी कॉर्नर में। इस वीडियो को प्रस्तुत करूंगा मैं रमेश चंद्र। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। हमारी आपसे बात जो चल रही थी उसी बात को हम आगे जारी रखेंगे। तो आइए आज के जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम बता देते हैं किन किन टॉपिक पे हमारी बात होगी। देखिए, आज आप इसके पहले जो हमने बात की थी आपसे, हमने बात की थी गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के बारे में पूरा हमने डिटेल आपको दिया, जितना आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक का काल हो, चाहे इल्तुतमिश का काल हो, चाहे रजिया सुल्ताना कैसे आती है और कैसे अपने शासक में पहली इतिहास में पहली महिला मुस्लिम शासका बनती है, और चाहे वो बलबन का काल हो। इसके बाद अगर हम मध्यकालीन इतिहास में जिस बिंदु पे हमारी चर्चा होगी वो होगा गुलाम वंश के बाद आने वाले वंश खिलजी वंश के बारे में। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सल्तनत कालीन खिलजियों के बारे में। उसके बाद जो तुगलक वंश आता है, जो पूरे भारत में सबसे बड़े साम्राज्य, पूरे सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य हासिल करता है और साम्राज्य करता है, तो उसकी हम बात करेंगे। यानी आज हम बात करेंगे इतिहास में पागल कहे जाने वाले एक शासक की, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये सब जितने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये टू जेड हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। जो प्रश्न आ सकते हैं इन दो वंशों से, कौन कौन सी डायनेस्टी है? एक है खिलजी डायनेस्टी, एक है तुगलक डायनेस्टी। इन डायनेस्टी, इन दोनों जो काल हैं, जो साम्राज्य हैं, इन दोनों से हम बात करेंगे और आपको एनालिसिस कराएंगे इन वीडियो का। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, जो आप इमेज देख रहे हैं ये एक महत्वपूर्ण खिलजी शासक के अभियान है। ये अपनी अभियान को जारी रखा कहाँ पर उसका है, लेकिन उसके चीज़ जब तक उस बिंदु पर आते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी भूमिका होनी चाहिए कि खिलजी जो वंश है इसका संस्थापक कौन है। देखिए दोस्तों, ये शासन सबसे जो खिलजी वंश था ये कब से कब तक था आप समझ लें। ये 1320 तक था, लेकिन कब से? 1290 से लेकर 1320, टोटल 30 वर्षों का शासनकाल था। यानी सबसे छोटा शासनकाल अगर किसी का रहा पूरे सल्तनत में तो वो था खिलजियों का। खिलजियों में सबसे छोटे शासनकाल के बाद जो सबसे अधिक छवि सल्तनत काल में छोड़ता है जो राजा, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन ये संस्थापक नहीं था खिलजी वंश का। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ दोस्तों, पहले उसी के बारे में हम बात करेंगे कि संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करने वाला जो शासक था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। इसने अपना राज्याभिषेक कराया था 1290 में। कहाँ पर? एक स्थान है किलोखरी। अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है कहाँ पे कराया था? किलोखरी में इसने अपना राज्याभिषेक कराया। और आप देखेंगे तो पूरे एक साल तक वो किलोखरी में ही रहा, दिल्ली तक नहीं आया, भले वहाँ की कैपिटल दिल्ली हुआ करती थी। इतना ही नहीं, जलालुद्दीन के शासनकाल, जो जलालुद्दीन था, इसी के शासनकाल में इसका ही जो इसका ही एक वंश का इसके ही पौत्र ये हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को हम अलाउद्दीन खिलजी को ADK से हम इंडिकेट करेंगे। देखिए फिर से बताते हैं, ADK से अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उतना बड़ा लिखना टफ होगा हमारे लिए, इसलिए हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब तक हम बात कर रहे थे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन खिलजी कि हमने बताया कि ये अपना राज्याभिषेक कराता है 1290 में किलखुरी में। और किलखुरी में जब ये अपना राज्याभिषेक कराता है तो उसके बाद ये अपने प्रसार को फैलाना शुरू करता है। और देखेंगे तो 1292 में उसके शासन, इसके ठीक राज्याभिषेक के 2 वर्ष बाद आप देखेंगे इसके साथ एक घटना घटती है। मंगोलों का आक्रमण होता है दिल्ली पर। मंगोलों के आक्रमण होने के कारण इसने मंगोलों का सामना किया और मंगोलों को पराजित कर दिया। तो जब मंगोल पराजित हो गए तो यहाँ से वो बाहर गए, यानी अपनी सीमा से जो मंगोल धन लूटना चाहते थे वो वापस में। 1296 की बात है, 1296 की बात है। तो आप देखेंगे 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो इनके नेतृत्व में एक कमांडर हुआ करता था, वो देवगिरी के अभियान पे भेजता है। कौन भेजता है देवगिरी के अभियान पर? उस समय शासन होता है जलालुद्दीन खिलजी भेजता है अलाउद्दीन खिलजी को अभियान पर। कहाँ पर?
भेजता है देवगिरी। देवगिरी आप देखेंगे तो ये दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के हिस्से में पड़ता है और वहाँ पर ये अलाउद्दीन खिलजी अभियान करता है और अपार मात्रा में धन संपत्ति लूट कर वापस आता है। ये घटना थी 1296 में, और 1296 में ही जब अपार संपत्ति लूट कर वो वापस आता है दिल्ली, तो उसकी जो क्षमता थी, उसकी जो प्रतिभा थी, उसका जो सम्मान था, उसका जो वर्चस्व था, ये बढ़ा हुआ था। और जब बढ़ा हुआ था तो इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा था, और इसी कॉन्फिडेंस में आकर वो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। कहाँ मारता है? ये इलाहाबाद के पास एक स्थान है कड़ा। कड़ा में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और खुद सुल्तान बन बैठता है। और जब वो दिल्ली की सत्ता पे, दिल्ली की गद्दी पर शामिल होता है, दिल्ली की गद्दी पर आता है, तो एक नए इतिहास की रचना करता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को हम ADK के नाम से चर्चा करेंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो ये बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था अलाउद्दीन खिलजी। क्यों महत्वाकांक्षी था? महत्वाकांक्षी की एक जगह रीजन ये थी कि ये जब 1296 में दिल्ली से देवगिरी आता है, देवगिरी में अटैक करता है, भारी मात्रा में संपत्ति लूट कर वापस जाता है। अभी वो दक्षिण की विजय नहीं कर रहा, दक्षिण की विजय अपने शासनकाल में करेगा। कब दक्षिण की विजय करेगा? वो 1307 के बाद स्टार्ट करेगा। लेकिन अभी आप देखें तो अभी हम बात कर रहे हैं इससे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जो इसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ये इमेज दिखा रहे हैं, ये इमेज है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड ये आपने कि सबने तो सुनी होगी, एकदम गारंटी है। क्या सुनी होगी? कि ये मलिक मोहम्मद जायसी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पद्मावत। और जो पद्मावत की घटना है, जिसे पद्मावत से प्रेम हो जाता है और जिसके पाने के लिए ये बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ता है। हालांकि इतिहास इन युद्धों के बारे में चुप है, इसलिए इसकी चर्चा हमारे इस डिस्कशन से बाहर होगी। लेकिन इतना जरूर रखिएगा याद कि मलिक मोहम्मद जायसी ने एक किताब लिखी थी पद्मावत, जिसमें एक स्त्री पर मोहित होने की चर्चा करता है। मलिक मोहम्मद जायसी के अलाउद्दीन खिलजी एक स्त्री पर मोहित हो जाता है। इसका कमांडर मलिक काफूर होता है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की हमने बात की कि ये अपने शासनकाल में आते आते बड़ा ही महत्वाकांक्षी हो गया था। ये दक्षिण विजय पर निकला था, देवगिरी पे बड़ा ही संपत्ति लूटा और वापस आया। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये मध्यकालीन का एक ऐसा ही सुल्तान था जिसने धर्म और राजनीति को अलग रखा, दोनों को जोड़ने की कोशिश नहीं की, धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखता था। ये विद्रोहों को दबाने के लिए इसने अपने जो राज्य में जितने विद्रोह होते थे, इन विद्रोहों को दबाने के लिए इसने गुप्तचर व्यवस्था प्रारंभ की थी। गुप्तचर व्यवस्था में इसका दो नाम मिलता है, एक मिलता है वरीद और दूसरा मिलता है मुहैया। ये मुहैया और वरीद नामक दो गुप्तचर व्यवस्था किया था और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसके राज्य में जो अमीर हुआ करते थे इसके क्षेत्र में, उनसे ये वैवाहिक संबंध बनाता था, शादी करता था, अपने बच्चों की शादी करता था और इससे वो संबंध इसके क्षेत्र में, इसके अधिकार में आ जाते थे। अपनी स्वतंत्रता स्वीकार नहीं करते थे, उसमें अधीनता स्वीकार कर लेते थे, जिसका परिणाम होता था कि जो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य होता था वो बढ़ता चला गया और बहुत बड़े स्तर पर पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी के अगर हम साम्राज्य को आपको दिखाएं तो एक मैप में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये मोहम्मद बिन गलत भी बेटी मोहम्मद बिन तुगलक का है, जिसे हम आगे आपसे बात करेंगे, तो नहीं है। तो आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य है वो जब विजय करता है दक्षिण भारत पर, और उत्तर भारत इसके साम्राज्य में पहले से शामिल था। इसने विद्रोहों को दबाने के लिए कई कूटनीतिक रचनाएं की। इसने शराब, क्योंकि आदमी शराब में ही आकर विद्रोह करना शुरू करता है, शराब और भांग पर खुद तो प्रतिबंध लगाया है अपने ऊपर, साथ ही साथ पूरे राज्य में इसने प्रतिबंध लगा दी। और दूसरी चीज इसने क्या किया, ये पहला मुस्लिम सुल्तान है जिसने पूरे दक्षिण भारत को अपने अधीन रखा, ये अपने अधीन रखता था। और इसके इस अभियान में सबसे बड़ा जो योगदान है उसका नाम है मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर इसका ही एक दास हुआ करता था, एक दास था जिसको इन्होंने अपना दास बनाया, गुलाम बनाया, और वही गुलाम दक्षिण विजय में इसका बहुत बड़ा योगदान करता है। बर्नी इस काल का बड़ा ही अद्भुत लेखक है और इसके कार्यों को लेकर बड़ी ही आलोचना कभी करता है तो कभी सराहना करता हुआ सामने आता है। तो देखेंगे आप यहाँ पर ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये ADK है, ये
लोगों को भूमि जितनी भी दी गई भूमियाँ थी उनसे वापस ले लिया। इसके पहले शासक जो आया था, हमने बताया था, लोगों को ये भूमियाँ देना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जितनी भी भूमि दी गई थी सारी भूमि को वापस लेना शुरू कर दिया। और जब वापस लिया तो केंद्रीकरण को, सेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा मिला। बर्नी बताता है, बर्नी के अनुसार अगर बात की जाए तो बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार व्यवस्था जो थी बड़ी ही अच्छी थी। बाजार व्यवस्था को वो कहता है कि ये बाजार व्यवस्था जो इसकी नीति सेना है, जो इसकी सेना है, उसे सुदृढ़ करने के लिए बनाई गई है। उसका उद्देश्य था कि सेना को कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन सिर्फ सेना को ही मजबूत करना इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि इसीलिए इसे कहते हैं बाजार व्यवस्था इतना अच्छा किया, अर्थव्यवस्था इतना अच्छा किया, इसलिए इसे कहते हैं मध्यकाल का पहला अर्थशास्त्री। दूसरी चीज, इसी ही पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, नगद वेतन देना शुरू कर दिया सैनिकों को कि आप तत्काल पेमेंट लीजिए। और सैनिकों की पहचान के लिए, सैनिकों की आइडेंटिफिकेशन के लिए इसने सैनिकों को चेहरा प्रथा शुरू कराई। और दूसरी, घोड़ों को दागना शुरू किया, यानी घोड़ों में दाग प्रथा शुरू की। घोड़ों को दागना, उन पर मोहर मारना शुरू कर दी और घोड़ों में दाग प्रथा शुरू की। इतनी तो इसकी बेसिक चीजें थी। लेकिन जब ये दक्षिण विजय पर निकलता है तो क्या करता है, आप देखें दक्षिण विजय, इसके विजय अभियानों को हम दो भागों में मुख्यतः बांट कर देखते हैं, दो भागों में बांट कर देखते हैं। पहला हम देखेंगे नॉर्थ इंडिया में और दूसरा साउथ इंडिया में। दक्षिण भारत में जब विजय करता है तो उसकी हम चर्चा करेंगे, और उत्तर भारत में जो विजय करता है उसकी चर्चा करेंगे। तो अगर उत्तर भारत की विजय की हम सबसे पहले चर्चा करें तो सबसे पहले ये विजय करता है रणथंभौर का। ये विजय करता है 1300 से लेकर 1301 के बीच में। सबसे पहला विजय ये 1301 में रणथंभौर करता है, जो दिल्ली के सबसे करीब में अवस्थित है। उसके बाद ये 1303 में विजय करता है। 1303 में मेवाड़ विजय, चित्तौड़ विजय करता है, मेवाड़ या चित्तौड़ की 1303 में विजय करता है। उसके बाद ये अपना जो अगला विजय करता है ये मालवा का विजय करता है, मालवा, चौथा विजय ये मालवा पर करता है। उसके बाद 1311 में ही ये आप देखेंगे जालौर का विजय करता है। 1311 में गुजरात विजय करता है 1299 में। तो ये जो विजय थी ये इसके उत्तर इंडिया यानी उत्तर भारत में इसकी ये विजय थी। कौन कौन? रणथंभौर, मेवाड़, चित्तौड़, मालवा, जालौर, ये सब उत्तर भारत की विजय थी। उत्तर भारत जब विजय कर लेता है तो इसके पास, जिसको एक बार कहा गया है ना, शेर को जब मुंह में खून लग जाता है तो वो पूरा शिकार करता है, छोड़ता नहीं है, पूरा खून चूसता है। वही हाल कुछ अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। जब इसने उत्तर भारत को जीता तो ये धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर मूव करना शुरू किया। और यही रीजन है कि जब ये उत्तर भारत में पूरा जीत लेता है तो यहाँ से सीधे ये सबसे पहले दक्षिण भारत पहुँचता है देवगिरी में। ये 1307 में देवगिरी को यह विजय करता है। 1307 में, इसके पहले हमने बताया था कि 1296 में देवगिरी पर अटैक करता है और धन संपदा लूट कर लाता है। कब? जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का शासक हुआ करता था, जलाउद्दीन खिलजी शासक हुआ करता था। लेकिन अब जब 1307 में पुनः जब यह देवगिरी पर आक्रमण करेगा तो देवगिरी को जीतेगा, न कि वहाँ पर केवल अटैक करेगा। इसके मन में ये आशा हो गई थी कि जहाँ पर लूटने के बाद इतनी संपत्ति हमको मिल सकती है, अगर वहाँ पर मेरा शासन हो तब तो हमारे पास पूछने ही नहीं क्या होंगे। तो ये 1307 में अटैक करता है देवगिरी पर। और देवगिरी से 1307 के अटैक के बाद आप देखेंगे ये तेलंगाना में अटैक करता है 1309 में। 1309 में तेलंगाना का अटैक करता है और वहाँ पर विजय प्राप्त करता है। उसके बाद आप देखेंगे 1311 में ये दो जगह की विजय कर रहा है। कहाँ की विजय? 1311 में ये विजय कर रहा है होयसल की, 1311 में ये विजय कर रहा है तेलंगाना की, 1311 में ये वारंगल के क्षेत्र में विजय करता है। यानी आप देखेंगे तो ये विजय कहाँ कहाँ कर रहा है? ये विजय कई स्थानों पे कर रहा है। कहाँ कहाँ? दक्षिण भारत में ये देवनगरी जीता, वारंगल जीता, होयसल जीता, तेलंगाना का क्षेत्र देखा। और 1311 में ये जो पांड्य शासक थे, पांड्यों का भी विजय करता है, उनका दमन करता है। लेकिन देखेंगे एकमात्र दमन तो करता है, लेकिन पांड्य ही एकमात्र ऐसे शासक थे जो इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। और जब अधीनता स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये दक्षिण भारत से पहले ही रूबरू था। हमने आपको बताया कि देवगिरी में 1296 में आता है, लूटपाट करता है और यहाँ से कड़ा में जाकर वो जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। तो आप देखेंगे ये घटना, उसे पहले ही दक्षिण भारत के बारे में पता है कि दक्षिण भारत कैसा है। अब वो
पांड्य जो है, जो मदुरई के क्षेत्र में शासन किया करते थे, दक्षिण भारत के सबसे दक्षिणी शासक हुआ करते थे, इन्होंने इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया और स्वीकार न करने के कारण यही एकमात्र ऐसा दक्षिणी भारत राज्य था जो इनसे टक्कर दिया और अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अब आप देखेंगे तो ये अलाउद्दीन खिलजी के अभियान थे। इन्होंने कैसे कैसे अभियान किए, कहाँ कहाँ का, दक्षिण भारत का और उत्तर भारत का भी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बाजारों की बहुत ही बेहतरीन स्थापना करता है। इसकी हमने बात अभी थोड़ी देर पहले की थी, इसकी थोड़ी सी डिटेल करते हैं तो इन्हें 4 प्रकार की बाजारों की स्थापना है। कौन कौन सी? एक का नाम उन्होंने रखा मंडी। ये जो मंडी बाजार थी एकदम बिल्कुल आज की तरह मंडी हुआ करती थी, जो अनाजों की बाजार थी, अनाजों का बाजार था। दूसरा इन्होंने एक बाजार स्थापना की जिसका नाम रखा था सराय अदल। ये जो सराय अदल होती है ये क्या था? ये न्याय का स्थान हुआ करता था। अगर किसी को जस्टिस चाहिए, किसी को न्याय चाहिए तो वहां पर पहुंचता था और न्याय की गुहार लगाता था। आगे देखेंगे जहांगीर के काल में और न्याय की घंटी लगवा देता है, तो ऐसे ही ये सराय अदल जो था न्याय का स्थान था। इसने घोड़ों के लिए, दासों के लिए दासों के लिए, और मवेशियों के लिए एक बाजार की व्यवस्था की। एक बात यहाँ से स्पष्ट होता है कि दासों की खरीद और बिक्री होती थी। दास को बनाया तो जाता ही था लेकिन दासों को खरीदा जाता था। ऐसे ही एक दास अलाउद्दीन खिलजी खरीद कर रखा था जिसका नाम हमने बताया था पहले, मलिक काफूर। मलिक काफूर दक्षिण भारत में इसने जितने भी अभियान किए उनका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया है। मलिक काफूर को ही उसका पूरा श्रेय जाता है दक्षिण भारत के अभियान में। अलाउद्दीन खिलजी का जो दक्षिण भारत अभियान है उसमें किसका श्रेय है? मलिक काफूर का। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर बात करें तो इसने सामान्य बाजार की भी स्थापना की जहाँ पर जरूरतमंद की रोज की चीज़ें, जरूरत की चीज़ें उपलब्ध होती हैं। जब इतनी ही अच्छी इकोनॉमी, इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के बाद जब ये शासक जिसकी मृत्यु होती है, इसके बाद जो शासक होते हैं वो बड़े ही कमज़ोर होते हैं, वो इसकी सत्ता को, खिलजी वंश को बनाए नहीं रख पाते। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये शासन केवल 30 वर्षों तक ही चल पाया था, जिसमें सबसे लंबा शासन 22 वर्षों तक करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। 20 वर्षों तक करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। और जबकि आप देखेंगे तो 8 वर्षों तक जलालुद्दीन ने किया था, 6 वर्षों तक जलालुद्दीन ने किया था। ये डेटा है। आप दूसरी चीज इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी का, जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी होता है और ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र होता है। उसके बाद फिर शासक आता है शिहाबुद्दीन। ये मलिक काफूर का संरक्षक। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे इनका पुत्र मुबारक शाह शासक बनता है 1620 में, और उसके बाद शासक बनते हैं शिहाबुद्दीन सुल्तान को। और शिहाबुद्दीन सुल्तान जो मलिक काफूर जिसका संरक्षक था, और जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, मृत्यु के ठीक 35 दिन बाद मलिक काफूर को भी मार देते हैं लोग, इसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद फिर शासक बनते हैं शिहाबुद्दीन, हमने बताया, जो संरक्षक था अलाउद्दीन खिलजी का या उनके पुत्र का मुबारक शाह खिलजी का। अब बातें अगर आगे बताएं तो इसके बाद जो इतिहास में अगला काल आता है, जो अगला डायनेस्टी आती है, वो है तुगलकों की। तुगलकों में कुछ महत्वपूर्ण है जिनका नाम आपको बताएंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं दोस्तों कि इतनी की पहले हम पीपीटी देख लें जितनी हमने अब तक चर्चा की। आइए, हमने आपको पहले बताया खिलजी वंश के बारे में। खिलजी में हमने बताया कि सबसे कम शासनकाल था कितने वर्ष का? 30 वर्ष का। कहाँ से? 1290 से लेकर 1320 के बीच में इसका शासनकाल था। इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। राज्याभिषेक इसने कहाँ पर कराया था? अपना राज्याभिषेक किलोखरी में कराया था। और 1292 मंगोलों का आक्रमण हुआ था और मंगोल यहाँ पे पराजित हुए। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी का अटैक किया था और वहाँ पे अपार धन संपदा लूटी थी और फिर वापस आया था। 1296 में ही कड़ा के पास अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी जलालुद्दीन खिलजी की। उसके बाद खुद सुल्तान बना था। जब ये सुल्तान बनता है तो समय था 1296 का, और 1296 से लेकर 1316 तक ये शासनकाल में रहता है। लेकिन इसके बीच जो जिस उपलब्धियों को चरम पे पहुंचाया वो है शासक अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश को। अब प्रारंभिक महत्व, ये बड़ा ही महत्वाकांक्षी था, चूंकि ये बहुत ही पहले ही अपने अभियानों से बड़ा ही खुश हुआ करता था। और इसने एक महत्वपूर्ण नाम जिसको हमने चर्चा नहीं की, इन्होंने एक उपाधि ली जिसे कहते हैं सिकंदर सानी।
सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण करता है और खुद को द्वितीय सिकंदर कहता है। और मध्यकालीन में ये पहला सुल्तान है जिसने धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखा। विद्रोहों को दबाने के लिए इसने गुप्तचर व्यवस्था की थी। वरीद और मुहैया दो गुप्तचर, दो प्रकार के गुप्तचर की चर्चा मिलती है। अमीरों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और स्थापित करके अपने साम्राज्य को बड़ा किया। शराब का एक भाग पर इन्होंने रोक लगा दी। अनुदान दी गई भूमि, अनुदान जो दी गई थी भूमि, उन भूमियों को यह वापस ले लेता है और वापस लेकर अपने केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। ये पहला मुस्लिम सुल्तान है जिसे दक्षिण विजय का श्रेय दिया जाता है, जिसने दक्षिण भारत को अपने अधीन रखा और इसका दक्षिण विजय का पूरा श्रेय जाता है मलिक काफूर को। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक दास हुआ करता था, एक गुलाम हुआ करता था। अब यहाँ से अगर हम आगे बात करेंगे तो आपसे हमारी बात होगी यहाँ से ठीक अगले पॉइंट पर, जो थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बर्नी क्या लिखता है। बर्नी कहता है इसकी जो बाजार व्यवस्था थी बड़ी ही अच्छी थी, यह नीति सेना सुधार के लिए ही उपयोग की गई थी और यह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप के अनुसार लगान लिया। लगान के लिए इसने भूमि की पैमाइश करानी शुरू की। सैनिकों को नगद वेतन देता था। सैनिकों के लिए चेहरा और घोड़ों के लिए दाग प्रथा इसने शुरुआत की थी। और इसके विजय अभियान की हमने बात की है। उत्तर भारत में अगर देखेंगे तो रणथंबोर विजय करता है 1301 में, विजय करता है मेवाड़ विजय करता है, चित्तौड़ विजय करता है 1303 में, मालवा की विजय करता है 1305 में और जालौर विजय करता है 1311 में। कौन कर रहा है ये कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत की विजय की अगर बात करें तो देवगिरी में इसके पहले 1296 में लूटा था, अटैक किया था, जिस वर्ष ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। लेकिन उसके बाद ये फिर देवगिरी में अटैक करता है। कब? ये देवगिरी में अटैक करता है 1307 में। उसके बाद फिर अटैक करता है, तेलंगाना अभियान करता है 1309 में, होयसल 1311 में, पांड्य 1311 में। पांड्य एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की और इसके कई कारण थे, तो कारण आपको जानना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बताया कि बड़ा ही ये मध्यकालीन का पहला अर्थशास्त्री हुआ करता था। इसने 4 प्रकार के बाजारों की स्थापना की थी। मंडी जिसे अनाज का बाजार कहते हैं, सराय अदल जिसे न्याय का स्थान कहते हैं, घोड़ों या दासों के लिए अलग बाजार हुआ करता था। इससे आप देखेंगे दास जो व्यक्त हुए करते थे, ये दासों की खरीद और बिक्री शासनकाल में चल रही थी। उसके बाद सामान्य बाजार एक था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद जो इसके शासक काल में मुबारक शाह खिलजी, जो इसके शासक हैं शिहाबुद्दीन, और इसकी मृत्यु के ठीक 35 दिन मलिक काफूर की भी हत्या कर दी जाती है। इतनी पूरी डिटेलिंग थी, आप देखेंगे तो ये खिलजी वंश के बारे में। लेकिन खिलजी वंश के बारे में के बाद एक महत्वपूर्ण शासक आता है, एक महत्वपूर्ण शासक आता है। क्या शासक आता है? जिसका नाम था दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश को लेकर अगर हम बात करें तो हम बताएंगे आपसे तुगलक वंश क्यों इतना महत्वपूर्ण है। एक आपको कहावत आपके इमेज में दिख रही होगी, कैसे पड़ी कहावत दिल्ली अभी दूर है। जी हाँ दोस्तों, ये तुगलकों को लेकर ही कहावत कही गई है। ये तुगलकों को लेकर ही कहावत कही गई है। और कहने वाले कौन थे? संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। इसकी चर्चा अभी हम आपसे करेंगे। अब अगर हम बात करेंगे तो हमारी बात आज होगी अब अगले टॉपिक पे, जो है तुगलक वंश। तो सबसे पहले हम तुगलक वंश में अब बात कर लें कि तुगलक वंश की वंशावली क्या है। तुगलक वंश में सबसे पहले शासक होते हैं गयासुद्दीन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, वंशावली की हमें चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इनके अरेंजमेंट को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। तो अगर तुगलक वंश की हम वंशावली की बात करेंगे तो सबसे पहले हम वंशावली की इमेज आपको दिखा देते हैं। ये देखेंगे, सबसे पहले तुगलक वंश में जो शासक आता है जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद ये 1320 से लेकर 1325 तक शासन करता है। 1325 में लेकर 1351 26 वर्ष तक शासन करने के लिए आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश की एक और विशेषता सबसे बड़ी ये है कि यह शासनकाल सबसे अधिक समय तक रहा है और सबसे बड़े क्षेत्र, सबसे अधिक समय तक जो सबसे समय काल था, जितने भी सल्तनत कालीन काल हुए वंश में, उसमें सबसे अधिक काल तक तुगलक वंश का शासन था। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय शासक होते हैं फिरोज शाह तुगलक के बाद। उसके बाद शासक होते हैं मुहम्मद शाह 1390 से लेकर 1394 तक। 1394 से लेकर 1414 तक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह शासक होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ये तुगलक वंश खत्म होता है और तुगलक वंश के बाद एक नया वंश आता है।
लेकिन अभी आप देखें तुगलक वंश की हम पूरी बात करेंगे। तो तुगलक वंश के बारे में सबसे पहला शासक हमने आपको बताया कि कौन है। तुगलक वंश का पहला शासक है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के समय ही एक बड़े ही संत हुआ करते थे जिनका नाम था संत निजामुद्दीन औलिया। संत निजामुद्दीन औलिया से इनके जो संबंध थे गयासुद्दीन तुगलक के, गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के संबंध अच्छे नहीं थे, दोनों में तनाव था। ये बड़े ही संत हुआ करते थे और जब ये बंगाल विजय करके, जब ये बंगाल जीतकर गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय करके ये दिल्ली वापस आ रहा था तो इन्होंने अपने सैनिकों से दिल्ली में संदेशा भिजवाया कि जो निजामुद्दीन औलिया को संदेशा भिजवाया कि आप दिल्ली छोड़कर कहीं और चले जाएं, मैं वापस आ रहा हूं। तो इन्होंने कहा, गयासुद्दीन तुगलक को एक पत्र लिखा और कहा कि हुजूर दिल्ली दूरस्त, कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। इन्होंने कहा क्या कि दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है, जिसे हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है कहावत कि दिल्ली अभी दूर है। और ये क्यों कहा गया? सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में सत्ता पाना इतना आसान नहीं है गयासुद्दीन, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का शासक बनता है और निजामुद्दीन औलिया यहाँ से छोड़कर अजमेर निकल जाते हैं। अगर देखा जाए तो इनकी जो दरगाह है निजामुद्दीन औलिया की, दिल्ली में अवस्थित है। अब यहाँ से हम आगे बात करेंगे तो दिल्ली जो गयासुद्दीन तुगलक की कुछ उपलब्धियों के बारे में जिन्होंने कुछ किया है। तुगलक वंश की इसने स्थापना की है, पहले ही सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी चीज़ क्या है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जिसे आपको जानना महत्वपूर्ण हो सकता है, किसने जो डाक प्रणाली थी, जो डाक व्यवस्था थी, उसमें मजबूती लाई, उसे तीव्र करने का प्रयास किया है। ये पहला सुल्तान होता है दिल्ली का जिसने नहरों का प्रारंभ कराया, नहरों का निर्माण को प्रारंभ किया और निजामुद्दीन औलिया से इसके मतभेद थे। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक होता है वो है इस काल का सबसे महत्वपूर्ण शासक कह लें या विफलताओं का शासक कह लें या मूर्ख राजा कह लें या विद्वान मूर्ख कह लें, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ये अपने आप में इस काल का सर्वाधिक विद्वान शासक हुआ करता था। वास्तव में तो बात यही है, इसकी विद्वत्ता आज भी हम दाद देते हैं। इतना विद्वान था कि पूरे सल्तनत काल में इतने इसके जैसे विद्वान हुए नहीं। लेकिन बस दोस्तों इसके साथ इसका नसीब साथ नहीं दे रहा था। दुख की बात यही है कि जो डिसीजन लेता था, जो भी निर्णय लेता था, उसका समकालीन मध्यकालीन इतिहास में वो विफल हो जाते थे, असफल हो जाते थे और यही कारण है कि वो हाथ पे हाथ धरे बेचारा बैठ जाता है। अगर देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जिस विद्वत्ता का परिचय दिया, जिस साहस का परिचय दिया, एक के बाद एक के हार के बाद उसने अच्छे अच्छे निर्णय लिए, किसानों के हितैषी बना रहा। ये आपको मध्यकालीन में ये बताता है कि वो कितना ही विद्वान था, कितना सहनशील था, कितना क्षमाशील था। अगर बात करें तो ये जो इसके अच्छे संबंध लोगों से बड़े ही अच्छे हुआ करते थे। ये धर्म जो होता है, धर्म की सीमाओं से बाहर बात करता था। इसने ब्राह्मण धर्म के योगी, इसने जैन धर्म के जो जैनी होते हैं, जैनी आचार में एक नाम मिलता है प्रभास सूरी को इन्होंने जो जैन धर्म के बड़े ही आचार थे, विद्वान थे, उन्हें संरक्षण दिया और अपने यहाँ इसके साथ संबंध बनाया, अच्छे संबंध थे। इसने अपनी सहिष्णुता दिखाने के लिए जो हिंदू धर्म थे, हिंदू धर्म के त्योहारों में भाग लेता था और उनको पूरी तरह से मनाने का, खुशियाँ वर्ष मनाता था और मनाने का पूरा आदेश देता था। ये निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है, जो चिश्ती है, उन चिश्ती पर दर्शन करने जाता है, जिससे इसके पिता गयासुद्दीन तुगलक के मतभेद थे। ये निजामुद्दीन औलिया के दरबार में जाता है और उनके दरबार में उनकी चिश्ती की दरगाह पर दर्शन करता है और दर्शन के लिए अजमेर जाता है। इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पे है? अजमेर में है। ठीक है दोस्तों, इसका जो वास्तव नाम था, आप बात कर लें इसके वास्तविक नाम था, इसका वास्तव नाम था जौना खां। इसका वास्तविक नाम जौना खां है। इसे देखा जाए, इसे पागल बादशाह या मूर्ख बादशाह भी कहते हैं और पागल बादशाह या मूर्ख बादशाह भी आगे आपको समझ में आएगा क्यों कहते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, रक्त पिपासु। इसे रक्त पिपासु भी कहते हैं और इसने अपने शासनकाल के दौरान 4 बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए और इन चारों प्रयोगों की अगर हम आपसे चर्चा करें तो वो कौन कौन से हैं। अगर देखें तो सबसे पहले बात यहाँ कर लें कि जो तुगलक साम्राज्य था, तुगलक साम्राज्य का जो क्षेत्र हुआ करता था, बहुत बड़े क्षेत्र पर यह साम्राज्य स्थापित था।
आप देख रहे हैं भारत का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो तुगलक साम्राज्य, मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य से बाहर हो। चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो पश्चिम भारत हो, चाहे वो पूर्वी भारत हो या उत्तरी भारत हो, कश्मीर का हिस्सा अगर छोड़ दें, पहाड़ी वाले हिस्से को छोड़ दें, तो इसका शासन बंगाल की खाड़ी तक, बांग्लादेश तक फैला हुआ था। इसने पूरे एक छत्र शासन किया। तो अगर बात करें तो यहाँ पे इसने 4 जो प्रयोग किए, इन चारों प्रयोग की इसके शासनकाल में ही चर्चा करते हैं। ये 4 प्रयोग कौन कौन से थे? इन 4 प्रयोगों में अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला था, इसने अपनी राजधानी, ये जो कैपिटल है, जो राजधानी है, यहाँ से आप एक लोकेशन देख रहे हैं, यहाँ पे दौलताबाद और यहाँ दिल्ली, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। क्यों किया? इसके लिए बहुत ही बड़ा रीजन उसने दिया, या उसकी जो मंशा थी ये थी कि जो दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत में जो मोहम्मदन है, जो मुस्लिम है, इनकी संख्या कम है। उत्तर भारत में अब तक विदेशी आने के कारण से यहाँ पे मुसलमानों की जो जनसंख्या थी, जो जनसंख्या अनुपात था, जो पॉपुलेशन रेशियो था, ये अच्छा हो गया था, लेकिन दक्षिण भारत अभी भी इससे अनभिज्ञ था। तो ये चाहता था कि अगर हम दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले आते हैं और दौलताबाद ले जाएंगे तो वहाँ पर जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे, जनसंख्या का अनुपात बढ़ाएंगे अपना, और जनसंख्या का अनुपात बढ़ाएंगे तो राजनीति में इसकी मुसलमानों की महत्ता वहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये दूरी काफ़ी अधिक हो जाती है दिल्ली से दौलताबाद। उस समय संसाधन उतने थे नहीं, जनता को ये साथ ही में ले जाता है, अपने यहाँ के मुसलमानों को साथ में ले जाता है, जनता को साथ में ले जाता है कि दिल्ली दौलताबाद चलिए। जब दौलताबाद लेकर सबको आता है तो यात्रा इतनी लंबी होती है कि रास्ते में दोस्तों सब भूखे प्यासे, आधे लोग मारे जाते हैं। ये गट्ठर ले लेकर लोग दौलताबाद जब तक पहुँचते हैं तो आप देखेंगे कि आधे से कम लोग दौलताबाद वापस पहुँच पाते हैं, और बाकी लोग रास्ते में भूख प्यास के कारण उनकी जान निकल जाती है। कुछ तो थकान के कारण परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कुछ कहीं टिलों में प्लेग की बीमारी फैल गई, जिससे वहाँ के 50% लोग मारे गए। केवल 50% लोग दौलताबाद पहुँचते हैं, और जो पहुँचते हैं वो भी विद्रोह के रूप में पहुँचते हैं। बड़े ही शासक से नाराज रहते हैं कि अच्छी खासी हम दिल्ली में थे, तुम झूठे हमें खींच के यहाँ लाए। अब जब इतना विरोध होने लगा दौलताबाद में और राजधानी बदलने के कारण दिल्ली में भी विरोध हो रहा था, तो उसने राजा ने अपने फैसला जनता के दबाव में फिर वापस ले लिया। और जब फिर वापस लिया तो फिर क्या किया, जो अब तक हम दौलताबाद आए थे 50% आने के बाद, फिर हम यहाँ से वापस फिर दिल्ली जा रहे हैं, और जो 50% लोगों को लेके गया था, बचे थे, उनको लेकर फिर ये दिल्ली आता है इनके ही दबाव में। फिर वही रीजन होता है, भूख प्यास थकान के कारण अब, और फिर लोगों की मृत्यु होती है, और शासक इससे बड़ा ही नाराज होता है, बड़ा ही नर्वस सा हो जाता है। इसके पहले ये एक अभियान और करता है, इसके पहले एक क्षेत्र और अभियान करता है। ये इसका पहला क्षेत्र था, इसका पहला 4 प्रयोगों में पहला प्रयोग था। दूसरा प्रयोग अगर हम माने तो दूसरा प्रयोग इसने दोआब क्षेत्र है, दोआब जो कहते हैं, आप देखेंगे नदियों के क्षेत्र होता है, मैदानी क्षेत्र। इस क्षेत्र में हमने ज्योग्राफी में काफ़ी डिटेल में बात की है, दोआब की, भाबर की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इस चीज़ों को। लेकिन आप इतना से गंगा जो मैदान है, ये गंगा यमुना का मैदान क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्रों में इसने क्या किया, इसने कर की वृद्धि कर दी। और दुर्भाग्य क्या था दोस्तों, जब ये कर की वृद्धि करता है, जब करों को टैक्स को बढ़ाता है, जब ये टैक्स को बढ़ाता है तो उसी समय भीषण अकाल पड़ता है, और जब अकाल पड़ता है तो उपज कम हो गई, और इस समय टैक्स अगर बढ़ गया तो लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और जब एक तो आपने टैक्स बढ़ाया और दूसरे उसी समय अकाल पड़ गई है, अकाल पड़ जाने के लोगों के पास अनाज नहीं है देने के लिए, जब अनाज है नहीं तो लोगों में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है, और किसानों ने यहाँ पर पूरे इतिहास में पहला विद्रोह करते हैं। पूछा जा सकता है कि पूरे भारत का पहला विद्रोह कौन सा है, तो पूरे भारत में पहला विद्रोह हुआ था किसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। और क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर किसानों के लिए इन्होंने कर को बढ़ा दिया था दोआब क्षेत्र में। और ये दूसरा प्रयोग था, जो दूसरा प्रयोग असफल हुआ, जब लोग दे नहीं पाए तो राजा ने इसको भी वापस ले लिया। ये 2 बार 2 प्रयोग करता है। पहला प्रयोग इसका होता है दोआब क्षेत्र में कर बढ़ाना, दूसरा प्रयोग इसका होता है क्या, राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित करना। ये दोनों प्रयोग जब इसके असफल हो जाते हैं तो ये बड़ी ही चिंता में बैठा था, लेकिन ये पूरे विश्व में तीसरे प्रयोग के लिए वो मानता नहीं है। तीसरा प्रयोग करता है सांकेतिक मुद्रा। पूरे भारत में
पहली बार सांकेतिक मुद्रा का कोई प्लान लेकर आता है और इतना ही नहीं उसे लागू भी करता है। वो केवल सपनों में नहीं बल्कि उसने लागू करके दिखाया, लेकिन लागू करता है लेकिन फिर भी वो असफल रहता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे। उसके लिए वो नीति नहीं लेके आया, उसके लिए उसने सामान्य नियम नहीं बनाए, सामान्य नियम ही रहने दिया, उसे कठोरता से लागू नहीं कर पाया, इस कारण से असफल रहता है। लेकिन इसमें उसे असफलता क्यों होती है आप देखें। तीसरा जो उसने काम किया वो किया कौन सा? सांकेतिक मुद्रा का। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? जैसे आज आप 10 की नोट देखते हैं, 20 की नोट देखते हैं, 50 की देखते हैं, 500 की देखते हैं, ये जो नोटें आपके सामने हैं ये सब सांकेतिक मुद्रा है। ये कागज पे लिखी गई हैं, लिखकर आपको दे दिया गया है कि इसकी वैल्यू इतने के बराबर होगी, वास्तव में उसकी वैल्यू नहीं है। ऐसे ही उस समय पहले चांदी के सिक्के चलते थे और राजा ने क्या किया, वो राजा ने एक पत्र जारी किया और छोटे छोटे अन्य धातु के सिक्के बनाए और बताया कि इसकी वैल्यू इतनी होगी। जब उसने ये समझाया कि इसकी वैल्यू इतनी होगी तो लोगों ने इसे उसी के अनुसार स्वीकार करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब ये जिनके पास पैसे कम हो जाते थे, नहीं बना पाते थे, उन्होंने इस सिक्कों को दोबारा अपने घर पर छापना शुरू कर दिया। क्यों छापना शुरू कर दिया? क्योंकि इस सिक्कों की बनाना घर घर में बड़ा ही आसान था। बर्नी लिखता है इस समय, बर्नी क्या लिखता है? बर्नी कहता है कि ये तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जिसने सबके घरों में पैसा छापने की मशीन लगवा दी। क्यों लगा दी? उसने नहीं लगाई, सभी व्यापारी ने, सभी जिनको पैसे की कमी होती थी उसी तरह से सांकेतिक मुद्रा छाप कर ले जाते थे और बाजार में बांट देते थे। देखेंगे तो पूरा बाजार इस समय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आते आते नकली नोटों से पट गया, नकली मुद्राओं से पट गया था। अब शासक जो था अब फिर असफल होता है, फिर नाराज होता है। इस बार नाराजगी से वो करता क्या है? वो कहता है कि जितनी भी नकली नोटें हैं, जितने भी सांकेतिक मुद्राएं हैं या जितने भी मुद्राएं हैं हमारी ओरिजिनल, वो सभी आप वापस लेके आइए। एकदम ठीक नोटबंदी की तरह काम करता है। और नोटबंदी की तरह काम करता है तो देखें ये पहली बार डीमोनेटाइजेशन करने वाला शासक है। और कहता क्या है, जितनी भी आपके पास हमारे द्वारा जारी की गई मुद्रा है उसे लाइए और आपको उसके बदले हम चांदी के सिक्के दे देंगे, उसके बराबर हम चांदी देंगे। तो ये करता है। उसके बाद फिर ये चांदी के ही सिक्के को जारी करता रहता है। ये तीसरा प्लान था, इसका असफल होता है। कौन? सांकेतिक मुद्रा। अब तक 3 प्लान कौन कौन थे? राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद, दूसरा द्वाब क्षेत्र में वृद्धि और तीसरा सांकेतिक मुद्रा रुपीज का। ये तीनों असफल होने के बाद भी ये एक योजना लेकर आता है जिसका नाम था कराची अभियान। कराची अभियान के बारे में बताएंगे, खुरासान विजय के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हम बात कर लें आपको खुरासान विजय के बारे में। खुरासान विजय या खुरासान प्लान के बारे में यहाँ भी वो असफल होता है। असफल होने का कारण क्या था इसकी भी आपको हम बताएंगे। एक आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, ये था इंडिया जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और ये मध्य एशिया का क्षेत्र है जहाँ पे खुरासान थे। खुरासान में अगर आप देखेंगे, खुरासान में यहाँ पे शासक थे जिनका वंश, जिनका साम्राज्य हुआ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य की स्थिरता के लिए इस शासक से एक संधि की। संधि में एडवांस के रूप में इन्होंने उन्हें 2 से 3 लाख रुपए के आसपास भी चांदी भिजवा दिया और कहा कि आपके यहाँ की जो साख होगी वो हमारे यहाँ से मिलेगी या हमारे क्षेत्र से मिलकर काम करेंगे दोनों लोग। लेकिन जैसे ही ये प्लान अस्थायी रूप से लागू होने वाला होता है तभी खुरासान का शासक बदल जाता है और इसके जो प्लान थे ये प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। और जब प्लान फेल होता है तो इसके दिए गए पैसे सारे डूब जाते हैं। ये था उसकी बदनसीबी कि जहाँ भी वो हाथ लगाता, चाहे अच्छी मनसा के साथ चाहे बुरी मनसा के साथ, वह बड़ी ही बुरी तरह से असफल हो जाता। ऐसा असफल होने वाले शासक के कारण ही इसे मूर्ख बादशाह कहते हैं, विद्वान मूर्ख कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे पागल कहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? जी नहीं दोस्तों, ये वास्तव में ऐसा नहीं था, बल्कि ये बड़ा ही विद्वान और बड़ा ही विदुषी था। इसने जो भी निर्णय लिए इसका उद्देश्य बड़ा ही ऑब्जेक्टिव, बड़ा ही अच्छा था और इसने जो तरीके अपनाए वो भी तरीके अच्छे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी नसीब इसके साथ नहीं थी, तो इसमें कोई क्या कर सकता था। अगर देखा जाए तो ये और इसका जो उत्तराधिकारी था, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसका कोई पुत्र नहीं था, इसकी कोई पुत्री नहीं थी। 4 प्रयोग करने के बाद एक प्रयोग और ये करता है, वो कौन सा है? हमने बताया कराची अभियान।
कराची एक क्षेत्र हुआ करता था जो पहाड़ी क्षेत्र था। ये वहाँ पर इन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने क्या किया, ये मोहम्मद बिन तुगलक को हम MBT के नाम से लिख रहे हैं। जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने क्या किया, वहाँ पर टैक्स को बढ़ा दिया, वहाँ पे कर को बढ़ा दिया। कर को बढ़ाने के बाद कुछ शासक ने वहाँ पर टैक्स को देने से मना करना शुरू कर दिया। जब टैक्स ना देने करने शुरू कर दिया तो ये वहाँ पर एक सैनिक अभियान भेजता है। जैसा कि दोस्तों कराची अभियान के बारे में बता रहे थे, जब एक कराची अभियान करता है तो जैसे वहाँ पर टैक्स बढ़ाता है, कराची एक पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र पे जैसे ही लोग अपनी सेना को भेजता है तो ये एक सेनाओं की टुकड़ी भेजता है, दल भेजता है, जिसमें कुछ सेना थे 40,000 50,000 के आसपास कुछ रहे होंगे। ये सेना जैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में जाती है, इनके पास संसाधन कम होते हैं, इनके पास सपोर्टिंग चीज़ें कम होती हैं, तो ये पहाड़ी पर इनको अनुभव कम था। ये जब पहुँचते हैं वहाँ पर तो उस आप देखेंगे कराची पहुँचते पहुँचते इनकी संख्या 20 से 25 केवल बचती है। अब 20 से 25 सैनिक केवल पहुँच रहे हैं तो ये युद्ध क्या करेंगे और उस कराची जो सम्राट था, जो वंश था, उसे क्या ये सबक सिखाएंगे। तो अतः यह भी एक प्लान पूरी तरह से फेल होता है, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो ऐसे ही असंभावनाओं, ऐसे ही दुविधाओं, ऐसे ही बदनसीबी से जूझ रहा था ये शासक, लेकिन इसने पूरे शासन को 26 वर्ष तक चलाया था और तुगलक वंश को एक नई आयाम पे पहुंचाया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये तो है कि इसके जो प्लान थे बड़े ही विद्वत्तापूर्ण थे, विद्वानी से भरे हुए थे, विद्वान शासक था, लेकिन इसकी असफलताओं ने से इसकी विद्वत्ता पर एक चादर सी डाल दी है, जिसके कारण जब चादर उठाते हैं तभी ये विद्वान दिखता है, नहीं तो ऊपर से मूर्ख सा लगता है। इसने किसानों को अगर देखा जाए तो भले ही वो परेशान थे, किसानों को इसने बहुत मात्रा में ऋण दिया। ऋण देने के साथ इसने ये ऋण का नाम दिया सोनधारी। और इतना ही नहीं, किसानों के लिए ऋण देने के लिए इसने पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट रखा था, एक डिपार्टमेंट की स्थापना की जिसका नाम था दीवाने अमीर कोही। क्या नाम था दोस्तों, दीवान ये अमीर कोही, ये नाम था किसका, जिसके तहत कृषि विभाग की स्थापना करता है। ये किसानों का बड़ा ही हितैषी हुआ करता था। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और आपके लिए यहाँ पे है, इसी के शासनकाल में एक लेखक आता है जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत आता है। ये कहाँ से आता है दोस्तों, ये था शासक, ये था जो एक यात्री था, ये यात्री था मोरक्को का। मोरक्को से ये है आपके पास इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ से आता है, ये आता है मोरक्को से। इसके बारे में अभी हम आपको और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जितनी हमने बात की उतनी की हमें PPT देख लेना आवश्यक होगा। आइए सबसे पहले हम PPT देखते हैं। हमने बताया तुगलक वंश की वंशावली के बारे में, लेकिन अब बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तुगलक वंश का एक संस्थापक था, डाक व्यवस्था को तीव्र किया, दिल्ली का पहला सुल्तान बना जिसने नहर का निर्माण किया। संत निजामुद्दीन औलिया से इसके मतभेद थे, जिसके कारण उन्होंने कहा हुनूज दिल्ली दूरस्थ, बंगाल विजय की खोज लेकर वापस। दूसरा शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 में 1351 तक शासन करता है। ये सर्वाधिक विद्वान शासक था, लेकिन कुछ लोग इसे मूर्ख या पागल बादशाह भी कहते हैं। योगी और जैन आचार्य से प्रभासूरी से इसके बड़े अच्छे संबंध थे। हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेता था और देखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर गया था। इसका मूल नाम जौना खां था। ये पागल या रक्त पिपासु भी इसे कहते हैं। और इसने 4 प्रयोग किए। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद करता है। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, जिसकी डिटेल में हमने चर्चा की। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है और खुरासान विजय अभियान करता है। इन चारों की हमने बात की। हमने बताया किसानों के लिए सोनधारी दिया। सोनधारी का मतलब कृषि ऋण से है। उसके बाद बात करें इसकी प्रशासनिक योजनाओं का एक जो क्रम था, इस क्रम को आप याद कर ले दोस्तों, इस क्रम को हमने आपको नहीं बताया। सबसे पहले ये दोआब क्षेत्र में वृद्धि करता है, उसके बाद ये राजधानी परिवर्तन करता है, फिर सांकेतिक मुद्रा करता है, फिर खुरासान अभियान करता है और फिर कराची अभियान करता है, जिसमें ये 5 अभियान फेल करते हैं, असफलता का हाथ लगता है। और कृषि उत्पादन में वृद्धि, कराची अभियान, उसके बाद ये फिर कृषि उत्पादन में वृद्धि की योजना लेकर आता है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात थी आपके किसके, तुगलक वंश के बारे में। लेकिन तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो शासक आता है जिसका नाम था यफयस्ती। क्यों, जी हाँ दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक, इसे कहते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो ये इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासन में आता है। लेकिन
फिरोज शाह तुगलक के बाद पहले हम बात कर ले इब्न बतूता का। इब्न बतूता हमने बताया दोस्तों ये कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। मोरक्को कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, मोरक्को को आपको हम दिखाएंगे। मोरक्को कहाँ पे है? ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये अफ्रीका की इमेज है। अफ्रीका महाद्वीप में ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, कौन सा? उत्तरी अफ्रीका का, उत्तरी या उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका का, यहीं पे है मोरक्को। और इब्न बतूता मोरक्को से चलकर भारत पहुंचा था। कहाँ से आया था? आप देखेंगे इतनी लंबी यात्रा करके मोरक्को से भारत आया था। ये बहुत ही महान यात्री हुआ करता था। इसने भारत में जब आया तो भारत में एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम था रेहला नामक एक पुस्तक लिखता है। और आप देखेंगे ये इब्न बतूता ही है जो भारत में आने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक इसे अपना काजी नियुक्त करता है, काजी बना देता है अब भारत में आने के बाद। तो आइए इसकी पीपीटी देख के फिर हम आगे चलते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इब्न बतूता शासन है, शासनकाल में आया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक की रेहला की पुस्तक लिखता है। किसी विभाग को दीवाने को ही के नाम से जानते, किसानों का हितैषी था मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद तुगलक का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अब इसके बाद हमारी बात होगी, जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं, कौन है? ये है PFT, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की कुछ कहानी है, लेकिन कहानी पे हमें ज़्यादा टाइम व्यस्त न करके इसके काम की चीज़ें करते हैं। देखिए ये एक हिंदू माता से पैदा हुआ संतान था, जिसकी माता का नाम था नैला देवी। नैला, इसकी कहानी बड़ी लंबी है, कहानी से हम कभी फिर चर्चा कर लेंगे अगर समय मिला, लेकिन आज जो हमें बात करनी है वो फिरोज शाह तुगलक की बात करती है। इतना ही जानिए कि ये हिंदू की औलाद था, हिंदू का पुत्र था, जिसकी माता का नाम था नैला देवी। और इसी के समय तेलंगाना का एक ब्राह्मण होता है जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है, जिसका नाम था और अपना नाम लेता है मलिक मकबूल को यह अपना वजीर बनाता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और यह भी जब ये नैला देवी का पुत्र पैदा होता है, उसके बाद ये अपने जीवन में बड़े ही आगे उद्भव होता था। धीरे धीरे ये भी इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है, और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के कारण इसका जो रुझान था वो कट्टर हिंदू था। हिंदू के प्रति बड़ी कट्टरता इसकी होती थी, यानी ये मुस्लिम धर्म के कट्टर अनुयायी था। कुछ इतिहासकार इसे सल्तनत कालीन अकबर के नाम से भी जानते हैं। इसे कहते हैं कि यह सल्तनत का अकबर है, ऐसा भी कुछ इतिहासकारों का मानना है फिरोज शाह तुगलक को लेकर। लेकिन अगर आगे हम बात करें तो इसने जो जितने भी किसानों के ऋण हुआ करते थे, इन ऋणों को इन्होंने क्या कर दिया? माफ़ कर दिया, सारे ऋणों को मुक्ति कर दी। और जो उलेमा हुआ करते थे मुस्लिम धर्म पर, क्यों? क्योंकि ये कट्टर हिंदू मुस्लिम अनुयायी था, अतः उलेमा इसे आदर्श सुल्तान कहते थे। पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे आइडियल सुल्तान अगर कोई है तो वो था फिरोज शाह तुगलक। इसने नकद वेतन के आधार पर नकद वेतन को समाप्त करके फिर जागीर देना शुरू कर दिया, लोगों को जागीर देना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम आगे इसके लिए बड़ा ही भयानक होता है। इसने अपने क्षेत्र में टोटल 24 करों को समाप्त करके केवल 4 करों को लागू किया। कौन कौन से थे? अगर उनकी बात करें तो उनमें आप देखेंगे एक कर का नाम है उस्र और दूसरे कर का नाम है खराज। अगर उस्र और खराज की बात करें तो ये दोनों भूमिकर थे। कौन से थे? भूमिकर 2 भागों में हमने बांट के देखा। ऐसा भूमिकर जो मुसलमानों से लिया जाता था उसे उस्र कहते थे, और ऐसा भूमिकर जो गैर मुसलमान से लिया जाता था, हिंदू से लिया जाता था, उसे खराज कहते थे। इतनी बातें स्पष्ट, यानी जो उस्र था या खराज था, दोनों भूमिकर था। उस्र मुसलमानों से लिया जाता था और खराज हिंदुओं से लिया जाता था। इसके बाद एक कर इसने और लगाया जिसका नाम था धार्मिक कर। धार्मिक कर में अगर हम बात करें तो इसने भी 2 आधारों कर चर्चा होती है। एक कर होता है जो मुस्लिम पर लिया जाता है, एक कर हिंदू पे। जो मुस्लिम पर लिया जाता है उसे जकात कहते हैं, और जो हिंदुओं पर लिया जाता है या गैर मुसलमानों पर लिया जाता है उसका नाम था जजिया। और देखा जाए तो जजिया प्रारंभिक शासकों ने, इनके पहले के शासकों ने, सभी शासकों ने गैर हिंदू पर लगाया था, लेकिन उसमें ब्राह्मण बचे हुए थे। उसमें केवल ब्राह्मण जो पंडित थी ये बचे हुए थे। लेकिन जब यह शासनकाल में आता है तो इसने सबसे पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया लागू करता है, यानी ये पूरे हिंदू पर जजिया लागू कर देता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक चीज़ और, इसकी कुछ
अच्छी उपलब्धियों के बारे में, इसने कुछ अच्छे कार्यों के बारे में अगर हम बात करें तो ये है फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया, इसने कुछ कार्य किए, इसने रोजगार दफ्तर खुलवाया, रोजगार का दफ्तर खुलवाया, रोजगार का डिपार्टमेंट स्थापित किया जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इसने एक दासों के लिए एक विभाग की स्थापना, किसके लिए, दासों के लिए कौन सी विभाग की स्थापना की, इसका नाम रखा उन्होंने दीवाने बंदगाह। दीवाने बंदगाह के नाम से एक विभाग स्थापित किया और जिसमें आप देखेंगे दासों की खरीद और फरोख्त हुआ करती थी। इस्लाम का हमने बताया कि एक कट्टरनुमाई था, इसके जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे, इस उत्तराधिकारी के शासनकाल में आप देखेंगे तैमूर का आक्रमण होता है, तैमूर लंग ये दिल्ली पर आक्रमण करता है 1398 में। 1398 में ये दिल्ली पर आक्रमण करता है और लेकिन दिल्ली पर जब आक्रमण करता है तो इसका उद्देश्य क्या होता है, धन संपदा की लूट करना। और राजस्व व्यवस्था के बारे में हमने इसकी चर्चा की थी। तो आइए जितनी चीज़ें उनको हम पीपीटी से देखते हैं। देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया कि ये हिंदू माँ उसकी थी नैला देवी, इसका पुत्र था। ये तेलंगाना के एक ब्राह्मण ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और उसको बाद में ये मकबूल ने वजीर बना दिया और चूंकि वो ब्राह्मण से इस्लाम बना था। कुछ इतिहासकार इसे सल्तनत का अकबर कहते हैं। और आगे अगर हम बात करें यहाँ से तो ये लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। किसानों के लिए ऋणों को इसने बहुत बड़ी मात्रा में माफ कर दिया। उलेमाओं ने इसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। नगद वेतन के आधार पर इसने जागीर देना शुरू कर दिया था। आगे अगर देखें 24 करोड़ को इन्हें समाप्त करके ब्राह्मणों पर भी इसने जरिया लगा दिया। हमने 4 करोड़ को बताया था उस्र खराज, ये दोनों घूम कर हुआ करते थे, उस्र मुसलमानों पर दिया जाता है, अभी इसकी चर्चा होगी। कई नहरों का निर्माण इसने कराया, सिंचाई कर लिया जिसका नाम हर्ब ये सर्व था। इसने विभाग स्थापित किया दासों के लिए और दीवाने बंदगाह जिसे नाम दिया। निःशुल्क चिकित्सालय स्थापना की जिसका नाम सिफाखाना था और रोजगार दफ्तर की स्थापना की जिससे लोगों को अधिक से अधिक नौकरियां मिल सके और लोगों को इनकम बढ़े। इस्लाम का एक कट्टरनुमाई हुआ करता था, इसी का जो उलेमा हुआ करते थे इसे आदर्श सुल्तान कहते थे और इसके उत्तराधिकारी काफ़ी कमज़ोर हुए। 1398 में दिल्ली पर आक्रमण तैमूर लंग करता है और इसकी उद्देश्य क्या था, धन संपदा की लूट करना। राजस्व कर व्यवस्था के लिए इसके पास जो मैकेनिज्म था, जो तरीका था, उसको हमने बताया कि ये भूमि कर के लिए मुसलमानों से उस्र लेता है और गैर मुसलमानों से खराज लेता है। और धार्मिक कर 2 रूपों में लेता है, ये मुसलमानों से जकात लेता है और गैर मुसलमानों से ये जजिया लेता है। जजिया को इसने ब्राह्मण पे भी लागू करने वाला ये पहला शासक है। और दूसरी बात अगर करें तो नसरुद्दीन मोहम्मद जो तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है, नसरुद्दीन मोहम्मद, इसके शासन काल के बाद तैमूर लंग का आक्रमण इसी के शासन काल में होता है। इसके बाद ये तुगलक वंश अपने अंतिम चरम पर आता है और तुगलक वंश की एक बड़ी सी कहानी समाप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ये वीडियो पूरी तरह से निःशुल्क होगा, इसका कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा और जितने भी वीडियो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, PDF उपलब्ध कराए जाएंगे, इसका कोई शुल्क नहीं होगा। बस एक ही शुल्क है कि आपका जुड़ाव हमारे साथ रहे, भावनात्मक रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 73 76 93 98 97 पर। आपकी कोई इशू हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज करके जरूर बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम।